हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हम वन दरोगा की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ फॉरेस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। जिसमें हम दो चीजें कर चुके हैं। पहले भारत के सभी जो वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार हैं प्लस उत्तर प्रदेश के सभी वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद सेकेंड सीरीज में हमने किया देश में जितने भी एलिफेंट रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व हैं वो सभी कंप्लीट किए विद प्रैक्टिस क्विज के साथ। आज हम देखेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, भारत की जो राष्ट्रीय वन नीतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। कहाँ से शुरू हुआ वन संरक्षण, कैसे कैसे किन किन स्टेप्स के साथ वन नीतियां बनाई गई और कैसे कैसे इनमें बदलाव किए गए। और उसके बाद हम देखेंगे भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है, तो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट आपके पास है अभी मौजूदगी में, तो हम उसको पढ़ेंगे। उसमें जो मेजर फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वन रिपोर्ट ऐसे तो काफी बड़ी होती है तो उसमें सारा कुछ याद नहीं करना है। बाकी इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट ही हैं, हम उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सन 1855 ईस्वी में सबसे पहले पूरे देश में लॉर्ड डलहौजी ने वन संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, और ये 1855 में शुरुआत करी थी। उसके बाद 1855 में ही पेगू के जो वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पे एक वानिकी चार्टर की उद्घोषणा करी गई, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, वन अधीक्षक थे डॉक्टर क्लेलैंड, ठीक है। उसके बाद 1864 में ड्रेटिस बेंडिस की नियुक्ति हुई भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर, भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर, ठीक है। और इन्हीं को भारतीय वानिकी का पिता कहा गया, जो इंडियन फॉरेस्ट्री है, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है या मैं यूं कहूं कि वेरी वेरी मोस्ट है, इस पर ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट्री का जो पिता है वो कहा जाता है ड्रेटिस बेंडिस को, ठीक है। और इनकी नियुक्ति सबसे पहले हुई थी महावन निरीक्षक के पद पर। और इसी नियम के तहत मालाबार की पहाड़ियों में बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए थे, ठीक है। आगे है सन 1865 और सन 1878 में वन अधिनियम का निर्माण किया गया। और जो आपके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे वायसराय, सन 1994 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की इन्होंने घोषणा करी। पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1994 में, ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप सभी। यहाँ पे हम वो वन नीतियां देखेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपकी है पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 पे चर्चा करेंगे। इसी 1952 की वन नीति में देश के 1/3 यानी 33% भौगोलिक क्षेत्र पर, जिसमें पर्वतीय भागों में 60% और मैदानी भागों में 20% वनों का विस्तार आवश्यक माना गया है, ठीक है। इसके ही द्वारा वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन और संरक्षण वन, ठीक है। इसी नीति में, इसको रफली एक बार पढ़ लेते हैं। इसी नीति में लकड़ी के विस्तार पर जोर दिया गया। इस नीति का जोर खानाबदोश लोगों का मार्गदर्शन करना था। इसके माध्यम से कृषि को स्थानांतरित करने की प्रथा को दूर करने से था। जैसे कि जो खानाबदोश लोग होते हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, वहां कुछ दिनों तक कृषि कर रहे हैं, जंगल के जंगल जला दे रहे हैं और साफ करके फिर वहां रह रहे हैं, तब खेती कर रहे हैं। इस टाइप की खेती को अच्छा क्या नाम देते हैं वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। इस टाइप की खेती के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जाता है। आगे है, इसने वन प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त वन कानून होने पर बल दिया। इसने आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों पर जोर दिया। वनों की कटाई को नियंत्रित, वो सारी चीजें हैं जो जनरली हो सकती हैं वनों के लिए। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति देखते हैं तो इसमें क्या किया गया है। इसी नीति के अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, किस नीति के तहत, ठीक है। तो 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वनारोपण करना, जो कि पहले ही निर्धारित हो चुका था। अच्छा देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति? वो इसलिए लिखा है कि इससे पहले जो वन नीतियां आई थी वो जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तब से बनी हुई आ रही थी। यहाँ पर एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी का निर्माण किया गया जिसमें कुछ चीजें इंक्लूड करी गई और उसके बाद से एक बार फिर 2016 में उसको रिन्यू करा गया। उसमें और कई सारी चीजें जोड़ी गई। वो कौन कौन सी चीजें थी देखिए। जून 2016 को इस नीति का सुझाव जनता के सामने प्रकट किया गया। इस नीति के देखिए, इसमें से प्रश्न बन सकता है। इस नीति के तहत 1/3 वन क्षेत्र का लक्ष्य यथावत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी लक्ष्य एक निर्धारित किया गया, जिसमें 2/3 वन क्षेत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई। उसके बाद एक और अहम काम किया गया, वो क्या था, नागरिकों पर हरित कर आरोपित किया गया, ठीक है। इको टूरिज्म को विकसित किया गया। वनों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया और इसमें वुड इज गुड की नीति अपनाई गई, ठीक है। वुड इज गुड। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के बोर्डों द्वारा वन संबंधी प्रबंध किए गए।
अब बात आती है राष्ट्रीय वन नीति 2018 की। यह वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 की जगह लेगी। पारिस्थितिकी सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के कुल भू क्षेत्र के कम से कम 1/3 वो बात तो हर एक वन नीति में है ही। अब हम बात करेंगे भारत वन रिपोर्ट 2021 पर, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट हमारे पास यही है। तो देखिए 17वीं वन रिपोर्ट जारी करी गई। कब जारी करी गई थी? 13 जनवरी 2022 को। और देखिए वन रिपोर्ट में वन आच्छादित क्षेत्र अलग, वर्षावरण क्षेत्र अलग होता है। दोनों में फर्क रखिएगा और दोनों का ही आपको परसेंटेज भी याद रखना है, दोनों में ही शीर्ष राज्य भी याद रखने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का कुल वन और वन आच्छादित क्षेत्र है वो किलोमीटर की दृष्टि से ना याद कीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि बस इतना याद कर लीजिएगा कि ये टोटल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। ठीक है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण, देखिए जो वृक्ष आच्छादित, कुल वनावरण जो है वो ये है और कुल वृक्षावरण जो है वो ये है। ठीक है। वनावरण और वृक्षावरण में अंतर है। ISFR 2021 के अनुसार वनावरण और वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.62%, जिसमें देश के 21.71% भाग पर वनावरण और 2.91% भाग पर वृक्षावरण है। इस फैक्ट को मतलब एकदम से रट लीजिए। ठीक है। जो वनावरण और वृक्षावरण का टोटल प्रतिशत क्षेत्रफल है वो है आपका 24.62%। इसमें से जो वनावरण है वो 21.71% है और जो वृक्षावरण है वो 2.91% है। ठीक है। वनावरण जो होता है वो जंगली तौर पे या किसी भी तौर पे जो वृक्ष उगाते हैं वो वनावरण होता है, लेकिन जो वृक्षावरण होता है स्पेशली जो पौधे, स्पेशली जो वृक्ष लगाए जाते हैं, ठीक है, मानव निर्मित होता है। वृक्षावरण जो होता है मानव निर्मित। ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण, पॉइंट बी नोटेड, सर्वाधिक वनावरण। ठीक है। इनमें शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? आपका मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। शीर्ष 3 याद कर लीजिए। और देखिए जो जैसे वनावरण है, ठीक है, अब इसमें पूरे देश के क्षेत्रफल के अनुसार है ये, लेकिन आप वन आवरण में शीर्ष राज्य पर्वतीय राज्यों में भी याद कीजिए और केंद्र शासित प्रदेशों में भी याद कीजिए। ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा इसी पर बेस्ड है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता। अब देखिए यहाँ पे था क्षेत्रफल के अनुसार और यहाँ बात आ गई प्रतिशतता के अनुसार। वनावरण वाले 5 ऐसे राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष पर हैं, यहाँ वनावरण वाले ऐसे राज्य जो प्रतिशतता के अनुसार शीर्ष पर हैं। उनमें से आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है। मणिपुर, नागालैंड, यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वही हैं पांचों। अब देखिए आगे बात है ISFR 2021 में देश में वनावरण में जो वृद्धि हुई है। देखिए 2019 की तुलना में जो 21 में वृद्धि हुई है प्रत्येक सेक्शन में। वनावरण की अगर बात करें तो वहां वृद्धि हुई है 0.22%, वृक्षावरण की अगर बात करें तो वहां वृद्धि हुई है 0.76% और टोटली अगर वनावरण और वृक्षावरण की बात करी जाए तो वो वृद्धि हुई है 0.28%। ठीक है। ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से अगर शीर्ष देखें, यानी ऐसे राज्य जिनमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है 2019 की तुलना में 2021 में। ठीक है। पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका तेलंगाना, तीसरा ओडिशा। ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। यानी ऐसे 17 स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है। सब मिला के ऐसे 17 हैं जिनमें जो आपका लक्ष्य रहता है 33% से अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए या 33% की अनिवार्यता जो है वो ऐसे 17 राज्य हैं जो उनको अचीव कर लिए हैं, बल्कि 33% से ज्यादा है। और उनमें से कौन से 5 हैं वो आप देख लें। पहले आपका लक्षद्वीप है, सेकंड आपका मिजोरम है, थर्ड आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये संयुक्त रूप से लिखे हुए हैं पांचों, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अगर ये दोनों मिक्स लिखे हैं, यूटी भी और स्टेट्स भी, अगर इनको सेपरेट करके पूछा जाए तो सिंपली आप ऑर्डर में लगा लीजिएगा। अगर यूटीज की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है। फिर अंडमान निकोबार आ जाएगा। इसी तरह से राज्यों की अगर बात करेंगे तो पहले आ जाएगा आपका मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मेघालय आ जाएगा। और इन राज्यों में जो वनाच्छादन है वो 75% से अधिक पाया गया। देश में जो टोटल मैंग्रोव क्षेत्रफल है वो कितना है? 0.15%। ठीक है। कितना? 0.15%। और देश में जो सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य है वो कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहला है, दूसरा कौन सा है? वो है आपका गुजरात का तट। ठीक है। ISFR 2019 की तुलना में देश के मैंग्रोव आवरण में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 0.34%। ठीक है।
मैंग्रोव आवरण में वृद्धि। नेक्स्ट है आपका सामाजिक वानिकी पर बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति में सामाजिक वानिकी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, उसके लिए एक सेंटेंस दिया है कि लोगों की लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी। ठीक है, यह कार्यक्रम कनाडा तथा स्वीडन के तकनीक सहयोग से संचालित हो रहा है और इसको जो इसका जो वित्त पोषण है वो किसकी मदद से हो रहा है, वो आपका हो रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आगे है उद्योगों के लिए कच्चा माल देना, वन क्षेत्रों का विकास करना, वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देना, ये लक्ष्य हैं आपके सामाजिक वानिकी के। ठीक है, सेंटेंस के तौर पर प्रश्न बन सकता है। सामाजिक वानिकी के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? एक आपका शहरी वानिकी, सामुदायिक वानिकी और कृषि वानिकी। जो शहरी वानिकी है इसमें क्या है, वही पार्क, सड़कों, औद्योगिक तथा व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष रोपित किए जाएं। और जो सामुदायिक वानिकी है उसका लक्ष्य क्या है, जो समुदाय रूप से वृक्ष लगाए जाते हैं, जैसे कभी किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी शहर में ऐसे कुछ लक्ष्य लिए जाते हैं कि 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया, तो इसको कहते हैं सामुदायिक वानिकी। इसका एक लक्ष्य ये भी होता है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी वानिकी से जोड़कर भूस्वामियों की तरह फायदा प्राप्त कराना होता है। अब बात आती है कृषि वानिकी की, तो इसके अंतर्गत जो वानिकी आती है वो खेती के साथ साथ, फसल के साथ साथ, मतलब खेती के साथ साथ वाणिज्यिक और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है वनों से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं, और बहुत बहुत जरूरी है, जितने चाहे स्टार लगा लीजिए, बहुत जरूरी है, याद रखने हैं। हर एक संगठन का मुख्यालय याद रखना है, हर एक संगठन की ब्रांचेस याद रखनी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तो इसका गठन जो किया गया था 1985 को किया गया था। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी थे, उन्हीं के प्रयासों से ये किया गया था। आगे है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका गठन वर्ष 1980 में किया गया था, और जबकि इसका पुनर्गठन जो किया गया 1954 में किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कलकत्ता में है। यह पादप संसाधनों और जो आपकी वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी पर जो स्टडी करने वाला है वो देश का शीर्ष संगठन है, क्या? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ठीक है, यह सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई है वो 1957 में की गई है और वो लखनऊ में करी गई है, इसी संगठन के अधीन। ठीक है, इसके 4 क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र जिसका हेडक्वार्टर आपका शिलोंग में है, पश्चिमी क्षेत्र जिसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है, और आपका उत्तरी क्षेत्र जिसका आपका हेडक्वार्टर देहरादून में है, और दक्षिणी क्षेत्र जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर में है। ये चारों क्रमशः 1955 और 1956 में ही स्थापित करे गए हैं। नेक्स्ट बात आती है भारतीय वन सर्वेक्षण की, जो रिपोर्ट हम लोग अभी पढ़ रहे थे। इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में है। इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं शिमला, बेंगलुरु, नागपुर और कलकत्ता। और इसमें कतई कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अकॉर्डिंग टू सिटी ये सेंस लगा सकते हैं कि जैसे अगर कलकत्ता है तो वो पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय होगा, अगर आपका बेंगलुरु है तो ये दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय होगा, शिमला है तो उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय होगा, और जो नागपुर है आपका मध्य क्षेत्र या ऑप्शन में जो भी बचता रहे पश्चिमी क्षेत्र या जो भी, ठीक है, उसका मुख्यालय हो जाएगा। अब बात आती है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो जारी कैसे करी जाती है। तो उसमें जो आंकड़े लिए जाते हैं रिमोट सेंसिंग के आधार पर लिए जाते हैं, उपग्रह चित्रण के अनुसार। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, तो वनस्पति सर्वेक्षण और प्राणी सर्वेक्षण दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, यह पशु विविधता के सर्वेक्षण संबंधी कार्य करता है। इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र है। आप 16 तो याद नहीं कर सकते, लेकिन आप बस ये काउंट याद कर लीजिए कि 16 क्षेत्रीय केंद्र है। ठीक है, आगे है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये एशिया का पहला संस्थान है जो अनुसंधान एवं केस स्टडी के आधार पर पढ़ाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसके अंतर्गत कुछ केंद्र संचालित हैं, जिसमें से आपका सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। आगे है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ये भी बहुत जरूरी है। इसका गठन 76 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, अब बात आती है वन महोत्सव की। तो ये जो वन महोत्सव है आपके 1950 के बाद जो भारत के पहले मतलब स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री जी जो थे के.एम. मुंशी, इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन, और उसका नाम इन्होंने रखा था वन महोत्सव। ठीक है, तो तब से ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है और ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये चलता है। अगर आपके पास प्रश्न बने कि भारतीय वन महोत्सव कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई ऑप्शन सही होगा, और अगर प्रश्न बने कि भारतीय वन महोत्सव सप्ताह तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। ठीक है, इस महोत्सव को मनाने का लक्ष्य जो है वही है वृक्षारोपण की आदत पैदा करना और वनावरण को बढ़ाना। ठीक है, कुछ ये औषधियां हैं जो वनों से प्राप्त होती हैं, इनको याद कर लीजिए। कुनैन, कोकेन, कैफीन। ठीक है,
तीनों के ट्रिपल के। कुनेन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना एक पेड़ का नाम है और ये मलेरिया के उपचार में मदद करती है। कोकेन जो है कोको नाम के वृक्ष से मिलती है, ये पीड़ाहारी और संवेदनहारी है। कैफीन जो है वो चाय कॉफी से प्राप्त होता है, ये स्फूर्तिप्रद पदार्थ है। बाकी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये मादक पदार्थ भी है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन जो है बैक्टीरियम से प्राप्त होता है और ये आपका होता है जीवाणु रोधी या जीवाणु नाशक, ठीक है। पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलियम नामक एक फंजाई होती है उससे प्राप्त होता है, ये भी जीवाणु नाशक होता है। और अगला है आपका पपेन, ये पपीते के पेड़ से प्राप्त होता है, अत्यधिक पाचक होता है और इसी कारण आपने देखा भी होगा कि डेंगू वगैरह जब हो जाता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है या फिर कोई भी ऐसी डिजीज जो आपके लीवर पर अटैक करती है, तो ऐसी स्थिति में रोगी को पपीते का रस या फिर पपीते का या कच्चा पपीता खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। मॉर्फिन, जिसको आप पोस्ता के बीज भी कहते हैं, ठीक है। मॉर्फिन जो होता है पोस्ता के बीज, पोस्ता एक वनस्पति है और ये आपका पेन किलर है, इससे पेन किलर बनते हैं। मेंथॉल जैसे आपके कुछ सोप्स होते हैं, कुछ स्पेशल आपके फेस वॉशेज होते हैं, कुछ स्पेशल आपके टेल्कम्स होते हैं, टेल्कम पाउडर्स जिनको कहते हैं, और साथ ही आपका जो विक्स हुआ, झंडुबाम, इस तरह के जो आपके ठंडक पैदा करने वाली जो चीजें होती हैं, जो लोशंस, जो सोप्स जो ठंडक पैदा करते हैं बाहरी स्किन पर, ठीक है, उनमें यूज किया जाता है। एस्ट्रोपिन बेलाडोना, ये बेलाडोना के पेड़ से प्राप्त होता है और ये भी पेन किलर होता है, ठीक है। अगला है भारत के प्रमुख वन संस्थान एवं मुख्यालय, तो इसमें आपका सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान प्रयागराज अभी पढ़ा था और ये किसके अंतर्गत है, ये भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक क्षेत्रीय अनुसंधान परिषद है, ठीक है। भारतीय वनस्पति उद्यान, ये आपका कोलकाता में है। वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, या इसका आपका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर में है। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका जबलपुर में है। अच्छा, सिर्फ आप सिटी ही याद मत कीजिएगा, उससे रिलेट स्टेट भी याद कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा क्योंकि स्टेट वाइज भी पूछ सकता है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर आपका। वर्षा एवं अर्ध पर्णपाती वन संस्थान जोरहाट। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र आपका देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून। काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर। शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान शिमला। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी क्विज आ गई है, तो हम क्विज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय वन है, संरक्षित वन था, ग्राम वन था, राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, आपका खेजड़ी है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये तो सही था ही था। देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, ये भी सही है। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, मैं एक बार कोड चेक करती हूँ। देखिए, इसमें है पहला, दूसरा सही है और तीसरा एकदम सही है। तो अब देखिए, जिसमें इसमें दूसरा है तो इसमें पहला भी है। अब क्योंकि इसमें तीसरा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, और क्योंकि इसमें तीसरा है केवल दूसरा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था 24.62%, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत है। तो ये आपका अधिकतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत, तो ये आपका होना चाहिए कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। नहीं, ये आपका मिजोरम में होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मिजोरम फर्स्ट पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद नागालैंड होगा। वनों के महत्व का कारण, तो ये आपका ग्रीन गोल्ड, वनों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, सिंपल सी बात है। WWF से आता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। काले वन पाए जाते हैं, जर्मनी में पाए जाते हैं, और इनको काले वन क्यों कहते हैं ये आप बताएंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, और इसमें आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। 1/3, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट है, भारत का मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र, देखिए पहला पश्चिम बंगाल था और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है गुजरात का जो तट है उसके सारे का जो एरिया है, किनारे का एरिया। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है। ये किस क्षेत्र में है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, मैंग्रोव भी, सदापर्णी और पर्णपाती वन।
तो देखिए उत्तरी, अगर उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मैंग्रोव नहीं है आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम बंगाल की बात करें तो मैंग्रोव तो है, लेकिन सदापर्णी वन नहीं है यहाँ पे।